सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे। ई पाठशाला के चैनल पे आप 20 मिनट की सीरीज देख रहे हैं। ये चैप्टर 6 है, सामने 5 लिखा है बाय मिस्टेक। तो ठीक है, अभी आप इतना समझने की बस कोशिश करिए कि हमारी जो 20 मिनट की सीरीज चल रही थी उसमें हमने जो क्लास 11th है उसकी बुक पहली वाली जो थी उसमें हमने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और साथ में आज हो रहा है जुडिशरी, इसके रिगार्डिंग में 20 मिनट की सीरीज आज हम अपलोड करेंगे। एक्सप्लेन सीरीज पहले से अपलोड है। मेरा नाम विजय है, आप ई पाठशाला के चैनल पे ये 20 मिनट की सीरीज देख रहे हैं। मेन फायदा आपका ये हो रहा है कि आप सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं। शाम को लाइव क्लास होती है, पूरे मार्च लाइव क्लास चलेगी ताकि आपका पेपर बेस्ट जा सके। अब यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम पे हैं तो जो भी हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जो जुडिशरी से रिलेटेड बातें बताई गई है उसमें एक तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया कि जुडिशरी अगर स्वतंत्र है तो क्यों होनी चाहिए। जुडिशरी के जो काम है जैसे कि इंडियन राइट्स को प्रोटेक्ट करना वो काम है। दूसरा, अगर जुडिशरी जो होती है कामकाज जो देखती है कॉन्स्टिट्यूशन के वो काम है। दूसरा, जुडिशरी पूरी तरीके से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच का रिलेशन क्या है वो समझाने की कोशिश इस चैप्टर में करी गई है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, बस आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से इस चैप्टर का मेन निचोड़ आपको समझाने की कोशिश करी गई है। तो जुडिशरी ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट का एक तीसरा हिस्सा है। वैसे तो चौथा पिलर मीडिया है, पहला हिस्सा जुडिशरी, दूसरा हिस्सा लेजिस्लेचर, तीसरा हिस्सा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये एक न्यायपालिका है और ऑफ कोर्स न्यायपालिका का मेन काम बहुत सारा होता है। एक काम नहीं है, रैंडमली बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल के लोगों को पकड़ना और ऑफ कोर्स उन्हें पनिश करना, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी को कंट्री में बनाए रखना और साथ में नागरिक के अधिकार जो होते हैं उनको बनाए रखना, गवर्नमेंट पे कंट्रोल करना ताकि गवर्नमेंट भी कहीं तानाशाह ना हो जाए, और साथ में कंट्री में जरूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पे ये काम करते रहते हैं एडवाइस करने का राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, किसी को भी। मेन काम ये होता है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा देश का संविधान है उसका गार्जियन है ये, और ये समझाने की कोशिश करता है कि पूरा का पूरा संविधान किस तरीके से काम करेगा, या संविधान में कुछ फेरबदल अगर सरकार कर भी रही है तो ये उनको एडवाइस करता रहता है कि ये काम नहीं करने चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि जुडिशरी एक तरीके का न्यायपालिका का गार्जियन भी है जो गलत होने पे बातें बताता रहता है। अब हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑफ कोर्स अगर सरकार के बीच में और जनता के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है हमें। और स्वतंत्र न्यायपालिका अगर नहीं रहेगी तो ना तो देश में कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से काम कर पाएगा, ना ही देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी बन पाएगी, और इसी वजह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो जुडिशरी के प्रति जवाबदेही होता है। दैट इज वाई हमने ये चीज़ें बनाई हुई है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है कि हाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्टेड। अब भारत में जो न्यायपालिका है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है वो हमें समझना जरूरी है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हमेशा प्रेसिडेंट या गवर्नर, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके अपॉइंटमेंट के लिए MP MLA जिम्मेदार नहीं होते और ना ही उनके पास राइट होता है। कार्यकाल फिक्स होता है, एक बार चुन लिए गए तो 5 साल के लिए अपॉइंट रहेंगे, नहीं तो अपने रिटायरमेंट की एज तक, अगर 5 साल कंप्लीट नहीं भी हो रहे तो भी रुके रहते हैं। सैलरी जो होती है फिक्स होती है, हाई होती है, इतनी सैलरी होती है कि कोई दिक्कत ही नहीं होती करप्शन करने की। सारा कुछ सरकारी खर्चे में होता है, आपके कच्चे से लेके पेट्रोल पंप, पेट्रोल डालने तक का पैसा सरकार देती है, तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन बात होती है कि जो भी वो जजमेंट सुना रहे होते हैं ये लोग, तो ऑफ कोर्स उनके जजमेंट का पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता। सपोज मान लीजिए कि जज जो लोग होते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं और दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट का इन्होंने अपनी समझदारी से, अपने दिमाग से इन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर फैसला सुना, पार्लियामेंट कह रहा हूँ, कोर्ट में ये फैसला सुनाया। तो कभी भी ना तो पार्लियामेंट और ना ही एग्जीक्यूटिव के लोग जो जुडिशरी होती है उनके काम पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी होगी। दूसरी बात,
सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की पावर भी क्या कहते हैं, जुडिशरी की होती है। मतलब हमें एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना इसलिए होता है ताकि जुडिशरी पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव की जो भी इंप्लीमेंटेशन होती है, कामकाज होते हैं, उन पे पूरी तरीके से जुडिशरी निगाहें रख सके। इसी वजह से न्यायपालिका जो होती है उसके अधिकार पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। दैट इज वाई हम ये चीजें करते हैं। अब अपॉइंटमेंट की जज के बारे में सोच लो कि अगर देश में अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना जा रहा है तो चुनने के लिए तरीका क्या होता है। ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस जो होता है वो प्रेसिडेंट की कंसल्ट की वजह से अपॉइंट करा जाता है। चीफ जस्टिस जो होता है वो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में सीनियर मोस्ट जज के हिसाब से देखा जाता है और इसमें एक सिस्टम होता है, इसे हम कलोजियम बोलते हैं। अब पेपर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, यह कॉलोजियम क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा अपॉइंटमेंट, जजों की अपॉइंटमेंट उनके सीनियरिटी के हिसाब से होती है। एक बार अपॉइंटमेंट जो थी 1973 में A.N. रे को अलग तरीके से चुन लिया गया था और ये इतिहास का एक ब्लैक डे बोला जाता है। A.N. रे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे गलत तरीके से चुने गए थे और इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन मेन बात ये होती है कि कलोजियम एक ऐसा तरीका होता है जिसमें चीफ जस्टिस को उनकी सीनियरिटी के हिसाब से चुना जाता है। भारत में पहली बार ऐसा होने वाला है, जब से भारत आजाद हुआ है तो एक लेडी, एक लीडर, मतलब एक जो चीफ जस्टिस बनने वाली है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है, वो एक लेडी बनने वाली है। अगर आपको वो नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा कि वो कौन है। अब मेन बात तो क्या हो गया, ये बात होगी जुडिशरी के लोगों की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अब मान लीजिए कि जुडिशरी कुछ भी काम ऐसा गलत कर दे तो क्या उसे हटाया नहीं जा सकता? ऑफकोर्स उसे हटाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की वजह से, मिसबिहेव करने की वजह से, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की वजह से, इन असमर्थता के लिए। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी होती है। राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी लोग होते हैं स्पेशल मेजोरिटी के तहत चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं। हालांकि हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार इतिहास में हुआ था, एक बार इतिहास में एक ही बार दोहराई गई ये चीज कि चीफ जस्टिस को हटाया गया था राज्यसभा और लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के हिसाब से। लेकिन ऑफ कोर्स जो देश में संविधान का करता धरता है, देश में सारे डिस्प्यूट का करता धरता है, तो वो कभी मिसबिहेव नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेंस नहीं करेगा, क्योंकि इसी का तो काम होता है कि सभी लोगों को ये देखे कि कोई संविधान को खराब ना कर दे, गलत ना कर दे, उसका मिसयूज ना कर ले, है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी में हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, मतलब मेन बात है कि हमारे देश में जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है। फेडरल स्ट्रक्चर में कह सकता हूँ सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, वो एक ही है। हाई कोर्ट जो है अफलॉज 27 वो हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो कोई संख्या ही नहीं है कि कितने। ऑफ कोर्स 27 में आई थिंक मैं इसमें थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा हूं, लेकिन आपको इसे नेट पे चेक करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सारे न्यायपालिका में सबसे बड़ा होता है, इसीलिए यहां पे चुना जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आप नेम मेंशन जरूर करिएगा, और एक लेडी बनने वाली है जल्द ही, वो कौन होगी उसका नाम भी जरूर मेंशन करिएगा कमेंट के अंदर, क्योंकि 20 मिनट की सीरीज है लेकिन नॉलेज से भरा हुआ है, तो उसे भी तो आपको फायदा इस्तेमाल करना है। ऑफ कोर्स हमारे इंडिया के अंदर 1935 एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में कोर्ट बना दिया था। हालांकि 28 जनवरी 1950 में इसका नाम चेंज करके हमने सुप्रीम कोर्ट रख दिया, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो गए थे तो हम अंग्रेजों के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहते थे, उनकी बातों को नहीं मानना चाहते थे। दैट इज वाई 26 जनवरी 1950 में हमने इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रखा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स थे तो 1935 एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे हाई कोर्ट बनाया था? ऑफकोर्स बंगाल में बनाया था, क्योंकि पहली वो जगह थी। रंजन गोगोई 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और अभी ये रंजन गोगोई चीफ जस्टिस नहीं है, क्योंकि राम मंदिर केस के बाद अभी राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो ऑफ कोर्स 65 की आयु से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद में 144 में लिखा जा चुका, 124 में लिखा जा चुका है। कम से कम 5 साल के लिए उसका अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में। मतलब अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है तो आप ऐसे नहीं बन सकते हैं कि आपको हाई कोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एट प्रेजेंट टाइम सरहद अरविंद बोबडे करके इनका नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2019 से बने हुए थे। एट प्रेजेंट टाइम पे यही है। अब पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी होती है, उनके 4 क्षेत्र अधिकार होते हैं। उनमें से पहला क्षेत्र अधिकार होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट जाना जाता है
6 मार्क्स का क्वेश्चन यही बनता है। अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ही होता है, और इसी वजह से यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट पूरी तरीके से ये काम करते हैं। दूसरी बात आती है हमारी अपील जुडिडिक्शन के अंदर। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस को ट्रांसफर कर देता है हाई कोर्ट की तरफ में, या हाई कोर्ट रिकमेंडेशन के लिए बोल देता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा, तो वो होता है हमारा अपील जुडिडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करें तो नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी जुडिडिक्शन। एडवाइजरी में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा एडवाइस करने की कोशिश करता है और वो राष्ट्रपति को एडवाइस करता है, लेकिन ऑफ कोर्स राष्ट्रपति ऑफ इंडिया किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि अपना ओपिनियन दे, लेकिन बाध्य नहीं है पूरी तरीके से, समझ रहे हैं, बाध्य नहीं है कि जबरदस्ती नहीं कि ओपिनियन देना ही देना, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी है रिट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिट्स लिख सकता है। रिट्स, मान लीजिए कि रिट्स पेपर में बहुत सारे रिट्स आते हैं, रिट्स एक नहीं है, रिट्स है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबिटेशन, सेचुरीज और यहाँ पे क्यू वारंटो। ये सारे के सारे पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं, या एक ही कोई क्वेश्चन आए और आपसे पूछ ले कि क्या है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और साथ में क्यू वारंटो, ये 3 चीज पढ़ लीजिएगा, सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें बहुत कम पूछी जाती है। अब इसके ऊपर हमने जब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर था तो हमने उसके अंदर इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो जुडिशरी होती है वो एक ऐसा जगह होता है जहां पे आज तक से लेके पिछले 1950 तक के जितने भी केसेस हुए और फ्यूचर में जितने भी होंगे ऐसे केसेस को ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय के अंदर रखते हैं, तो ये चीज जरूरी है। दूसरा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफकोर्स उसके नीचे आता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है, तो वर्तमान समय पे 25 है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 27 हो चुके हैं, तो ये डेटा आप चेक कर लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे इंडिया में सबसे पहले मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे बनाया गया था क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पीरियड में यही प्लेस सबसे पहले कैप्चर करी गई थी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का जज बनना है तो आप ऑफकोर्स 45 वर्ष की आयु से अधिक नहीं हो सकते, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और कम से कम आप हाई कोर्ट के अंदर या उससे लोअर कोर्ट के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जब भी आप उसका हाई कोर्ट का हेड यानी कि हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट का जज बनने का मतलब बहुत ज्यादा शक्ति होना, आप सोच भी नहीं सकते कितनी सारी पावर हो जाती है उनके पास। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस, मिसबिहेवियर और ऑफ कोर्स ये दोनों काम की वजह से उनको हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ऑफ कोर्स स्पेशल मेजॉरिटी के लिए जरूरत पड़ेगी। अब हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय की पावर वही ऑफ कोर्स जुडिडिक्शन, ओरिजिनल जुडिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में नीचे वाले जितने भी इलाके होते हैं वो उनके ही उसके अंडर में आते हैं, ये बात बताई जाती है आर्टिकल नंबर 246 में। मान लीजिए कि आपका आर्टिकल नंबर 32 जो है वो वायलेट हो रहा है, और आर्टिकल नंबर 32 के बारे में तो आपने काफी अच्छे तरीके से फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। आर्टिकल नंबर 32 अगर आपका वायलेट हो रहा है और कोई भी आपको पान खाने की वजह से बंद कर ले तो ऑफकोर्स आपका आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप इस अधिकार का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं, और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो ऑफकोर्स रिट्स लिखे, तो रिट्स वही चारों रिट्स। और दूसरा अपील जुडिडिक्शन। अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, और इसे अपील जुडिडिक्शन कहा जाता है। पेपर में मेन होता है कि जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आता है, लेकिन हाई कोर्ट भी आ जाए तो आपको उनके क्षेत्र अधिकार पता होने जरूरी है। दूसरा यह है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्याय सक्रियता। अगर मान लीजिए कि कभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काम ना करे अपनी ड्यूटी से, अगर वो भटक जाएं तो ऐसी केसेस में जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे मेन बात ये होती है कि आपने PIL सुना होगा, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये इसीलिए होता है कि कभी कभार हमें गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है, और गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता तो PIL के तहत हम गरीब लोगों को भी इंसाफ देते हैं। इसका फायदा ये है कि कोर्ट के मतलब गुण ये है कि ऑफकोर्स कोर्ट के पास ये राइट्स होता है, पीपल बिकम मोर ट्रस्ट ऑन द कोर्ट, और दूसरा ये कि हेल्प रिड्यूस इन द एक्सपेंस ऑफ द कोर्ट। और मेन बात ये होती है कि इससे बेचारे जो एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं उनको अपनी ड्यूटी समझ में आ जाती है। डीमेरिट्स ये होती है कि धीरे धीरे जब PIL बढ़ती जा रही है तो ऑफकोर्स केस के कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, कोर्ट के ऊपर फाइलों पे फाइलें बढ़ती, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर बात बिल्कुल फैक्ट बताई जाती है। वो ये कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई केस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाता है, कोई
कोई भी बिल बन के अगर कार्यपालिका से निकला है और उसके बाद उसको पूरी तरीके से कार्यपालिका के बाद क्या कहते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस पे क्या कहते हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं जुडिशियल रिव्यू का। ये सिर्फ जुडिशरी के पास होता है। मान लीजिए कि कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट के तहत जनता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जनता को जब इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करे और साथ में उसके ऊपर एक्ट बनाए, उसके ऊपर काम करे, उसे पार्लियामेंट में दोबारा भेजने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये है जुडिशियल रिव्यू। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशियल रिव्यू जरूर पढ़िएगा। तो अभी तक इतना ही है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझ लिया है। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।